सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नवीन कुमार शुक्ला और आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब फैमिली लर्नवर्स में, जहां आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 विच इज लीनियर पॉलिनोमियल्स, जिसको आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। ये पूरा सिलेबस न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस चैप्टर में हम जो है पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन, स्लोप्स, ग्राफ्स, कोऑर्डिनेट्स, पॉलिनोमियल्स, उनके टाइप्स वगैरह वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसके पूरे नोट्स, कॉन्सेप्ट्स, एक्सप्लेनेशंस और सब कुछ। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की पूरी सीरीज, पूरी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं, जिसका लिंक भी मैंने दे दिया है और आप सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। एंड आई होप आप इसे भी पूरा कंप्लीट देखेंगे, सपोर्ट करेंगे एंड अपने मार्क्स को इंप्रूव करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो आइए, अब देख रहे हैं हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 विच इज इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर आप देखो कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो पॉलिनोमियल्स अपने आप में होते हैं यहाँ पर पॉली प्लस नॉमियल्स, दो शब्दों से मिला हुआ एक शब्द, जिसमें से पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा, नॉट वन बट मोर देन वन यानी एक से ज्यादा। एंड नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। टर्म्स यानी कि स्पेसिफिक, दो किसी सिंबल्स के बीच में लिखी हुई हर एक चीज या तो मल्टीप्लाई डिवाइड में हो सकती है, उसे चेंज नहीं होता, लेकिन किसी दो प्लस या माइनस सिंबल के बीच लिखी हुई चीज को हम टर्म्स कहते हैं। और क्या बेसिक सी चीज होती है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली में यहाँ पर है, हम ये देख रहे हैं कि बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन यहाँ पर होती है कि एक्चुअली कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होती है, टर्म्स क्या होती है। तो उन सब चीजों को कवर करते हुए हम यहाँ पर देखने वाले हैं और आपके बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हम हर एक चीज यहाँ पर एनसीईआरटी को मद्देनजर रखते हुए, यानी एनसीईआरटी के बेसिस पर उसके एग्जांपल्स के साथ कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक से पहले उसके एग्जांपल्स बताते हैं एंड देन बाद में उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, देखिए पहला एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने राजू का दिया हुआ है। अब इसको मैं डिटेल में रीड ना करते हुए, आप चाहो तो आपके पास ये बुक है या फिर आप इसी से रीड कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर्ली बस समझा देता हूँ, क्योंकि हम इस वीडियो को बहुत ज्यादा शॉर्ट एंड कंसाइज रखने वाले हैं और आपके बेसिक्स पर ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। रीडिंग पर ध्यान नहीं देंगे, बेसिक्स पर ध्यान देंगे, जो कि आपके मार्क्स को ज्यादा अच्छे से इंप्रूव करेगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर देखिए कि एक्चुअली एक राजू है जो कि एक शॉप पर गया, जहां पर वो स्टेशनरी पे उसने कुछ पेन्स एंड कुछ पेंसिल्स खरीदे। ठीक है, तो जब उन्होंने एक शॉपकीपर से पूछा तो शॉपकीपर ने कहा कि हर एक रेड बॉक्स में, यानी आप देखिए हर एक रेड बॉक्स में क्या कितने पेन्स हैं। उन्होंने कहा कि 4 पेन्स हैं। ठीक है, और हर एक ब्लू बॉक्स में यहाँ पर 5 पेंसिल्स हैं। ठीक है, तो अब उसने क्या कहा कि रेड बॉक्स में 4 पेन्स हैं, ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल्स हैं। तो राजू ने क्या किया कि कुछ एक्स नंबर ऑफ रेड बॉक्सेस ले लिए। ठीक है, एक्स नंबर ऑफ रेड बॉक्सेस ले लिए एंड वाई नंबर ऑफ उन्होंने क्या ले लिए, ब्लू बॉक्सेस ले लिए। ठीक है, एक्स नंबर ऑफ रेड बॉक्सेस, ब्लू नंबर ऑफ वाई बॉक्सेस। जब उन्होंने इतने बॉक्सेस ले लिए और इतना सब कुछ खरीदने के बाद में उनको क्या मिला, 3 पेन्स फ्री मिले। क्या मिले, 3 पेन्स फ्री मिले। तो अब राजू कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि उसके पास टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल हम यहाँ पे एक इक्वेशन बनाएंगे, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे या फिर एक पॉलिनोमियल बनाएंगे, जिससे कि हम चीजों को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर एक्स नंबर ऑफ कितने रेड बॉक्सेस हैं और रेड बॉक्सेस के अंदर कितने पेन्स हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि 4 पेन्स है, यानी कि 3, यानी कि ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 4x, क्योंकि 4 पेन्स हैं और साथ ही साथ x नंबर ऑफ बॉक्स लिए हैं। ठीक है, अब क्योंकि इसमें उन्होंने और नंबर ऑफ पेंसिल्स भी लिए हैं, ब्लू बॉक्स भी लिए हैं, ऐड हुए हैं। अब क्योंकि वो ऐड हुए हैं तो हम उसको प्लस करेंगे। ठीक है, एक ब्लू बॉक्स में कितनी पेंसिल्स थी, तो आई से गेस 5 पेंसिल्स थी एंड वो ने कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस लिए थे, तो हमने कहेंगे y नंबर ऑफ बॉक्सेस लिए थे। ठीक है, और साथ ही कितने पेन्स फ्री मिले थे, तो इन्होंने कहा कि 3 पेन्स फ्री मिले थे। तो यहाँ पर हमें मिल जाती है एक इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन क्या होने वाली है, वो होने वाली है 4x प्लस 5y प्लस 3। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन, ये आपके लिए इक्वेशन बनी है, यही आपके लिए पॉलिनोमियल्स है। अब पॉलिनोमियल के टर्म्स क्या होते हैं उसे देखिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि टर्म्स क्या होने वाले हैं। तो पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ, यानी कि एक मैथमेटिक्स का एक्सप्रेशन हो सकता है, एक मैथमेटिक्स के नंबर्स को, वेरिएबल्स को जो कि फिक्स नहीं है, हमें नहीं पता, उनको विजिबल करने का, उसको दिखाने का एक तरीका है पॉलिनोमियल्स। जो कि किन चीजों से मिलकर के बनता है, वो मिलकर बनता है वेरिएबल से, कॉफिशिएंट से, कांस्टेंट से और टर्म से। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल्स क्या होने वाले हैं, एक ऐसे नंबर्स जो परमानेंटली चेंज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, परमानेंटली चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि आपको यहाँ पे वैल्यूज मिलेंगी। कैसे वेरिएबल्स क्या होने वाले, जैसे कि आप ये इक्वेशन यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस 4x² प्लस 7x प्लस 18, ये आप इक्वेशन यहाँ पर देख रहे हो। तो यहाँ पर जो टर्म्स जो फिक्स नहीं है ना, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है x x x, तो इस तरह से जो नंबर्स होते हैं, जो अल्फाबेट्स यहाँ पे यूज करते हो आप, जो कि फिक्स नहीं होते हैं, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है और कोई भी नंबर यहाँ पर वो हो सकता है। तो वो एक एक्चुअली वेरिएबल्स है। क्या है, वेरिएबल्स है। दूसरा वर्ड आपको देते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, तो जो भी नंबर्स जो है
वेरिएबल्स के साथ लगे हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर आपको एक ये दिया हुआ है नंबर विच इज 3x3। तो यहाँ पर जो x होने वाला है वो मेरा वेरिएबल है। क्या है? वो मेरा वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल के साथ में जो नंबर लगा हुआ है उसको हम यहाँ पर कोफिशिएंट बोलते हैं, है ना। इसलिए आप देखो कि कितने कोफिशिएंट्स हो गए। तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास 3 एक कोफिशिएंट है। यहाँ आप देखोगे तो x अगेन एक वेरिएबल है, तो यहाँ पर 4 उसका एक कोफिशिएंट है। फिर अगेन आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर x भी एक वेरिएबल है और x के साथ यहाँ 7 लगा हुआ है, तो 7 भी एक कोफिशिएंट है। ठीक है, इस तरह से आपके ये कोफिशिएंट हो गए। अगेन आपको एक टर्म दिया जाता है, वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स है, जो चेंज नहीं हो सकती, यानी कि एक ऐसी इंडिपेंडेंट नंबर्ड वैल्यू जो किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं है। वेरिएबल क्या होता है? एक्स वाई जेड विच इज अल्फाबेट, जो कि आपके इक्वेशंस में होते हैं, वो वेरिएबल है। तो एक ऐसा नंबर जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, सिर्फ प्लस या माइनस हो रहा है, किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो रहा है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर वेरिएबल है, तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये भी एक नंबर है। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि नंबर से अपने आप में कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, नंबर कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि वो वेरिएबल के साथ लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है ना। इट कैन बी चेंज। तो अगर वो चेंज हो सकती है तो वो कांस्टेंट नहीं है, उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है। यहाँ लास्ट में जो 18 लिखा हुआ है, 18 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर 18 को हम क्या बोलेंगे? 18 को हम यहाँ पर कांस्टेंट बोलेंगे। तो इस इक्वेशन में 18 हमारा कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है, उसी के प्रकार से टर्म्स क्या होते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि पॉली प्लस टर्म्स है ना, यानी पॉली यानी एक से ज्यादा, नॉमिनल्स मतलब कि टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं? आपको यहाँ पर ये सिंबल्स दिख रहे होंगे, ये माइनस का, प्लस का, प्लस का। तो इन सिंबल्स के बीच में, इन सिंबल्स के बीच में जो एक वर्ड होता है जो कि वेरिएबल्स के साथ आता है या नहीं भी आता है, तो यहाँ पर जो टर्म्स हो रहे हैं इनको टर्म्स कहते हैं। यानी कि 3x³ एक टर्म है, 4x² एक अलग टर्म है, 7x एक अलग टर्म है, और 18 कांस्टेंट है, लेकिन वो भी एक टर्म कहलाएगा। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो आप कि 3x³ एक टर्म है। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पर आपको 4x का स्क्वायर एक टर्म है, फिर 7x का एक टर्म है, और उसके साथ 18 भी एक टर्म है। इस तरह से बहुत सारे टर्म्स भी आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। एंड आई होप कि अब आपको जो है कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट टर्म्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। ठीक है, अच्छा, अब इनकी जो पावर्स होती है, जिसको हम डिग्रीज भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जो इनकी पावर होती है, जिनको हम डिग्रीज कहते हैं, वो हमेशा होल नंबर में होती है। यानी वो हाफ या डबल, मतलब वो हाफ या नेगेटिव नहीं हो सकती। फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी तक जाती हैं। ठीक है, आप उसको फ्रैक्शनल वैल्यूज में या ऐसे वगैरह में नहीं लिखते। अगर लिखते हैं तो पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनकी जो पावर्स और डिग्रीज है वो एक होल नंबर्स में होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर आप लोगों के लिए एग्जांपल नंबर 2 होने वाला है। एग्जांपल नंबर 2 में यहाँ पर क्या कहा गया है? वो यहाँ कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ L मीटर्स है एंड विड्थ जो है उसकी W मीटर्स है, एंड हैज टू बी फेंस्ड एंड डेकोरेटेड। यानी कि उनके पास एक गार्डन है, ये गार्डन आप देख सकते हो, जिसकी जो विड्थ है वो W है और जो लेंथ है वो L होने वाली है। अब इस L और W लेंथ को हमें क्या करना है? फेंसिंग करनी है, यानी इसके चारों तरफ पेरीमीटर में हमें क्या करने हैं? फेंसेस लगाने हैं। तो उसको लगाने के लिए फेंस इज टू बी लेड अलोंग द लेंथ कॉस्टिंग 100 पर मीटर, यानी कि हर एक मीटर पे 100 रुपए लग रहे हैं उसकी फेंसिंग करवाने में। वायर से हर एक मीटर पे 100 रुपए लग रहे हैं। एंड वुडन फेंस इज टू बी बिल्ड अलोंग विद द विड्थ कॉस्टिंग 80 रुपीज पर मीटर। और इसी के साथ जो है, जो अगर मैं वुड की फेंस लगाता हूं तो वो मुझे 80 रुपीज पर मीटर पे पड़ रहे हैं। वायर की 100 रुपीज पर मीटर एंड वुड की 80 रुपीज पर मीटर। स्पेशल सीड्स हैव बीन सोन थ्रू आउट द गार्डन एंड विल कॉस्ट 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। क्या मैंने बोला कि यहाँ पर जो कुछ स्पेशल सीड्स को भी सो किया गया है, यानी बगीचे में कुछ बीज भी बोए गए हैं, तो उसके लिए जो कॉस्ट आई है वो 50 रुपीज पर मीटर आई हुई है। अब हम इसको जो है प्लॉट करके देखते हैं कि प्लॉट कैसे होगा। यहाँ पर हमें लेंथ में ये कहा गया है कि उन्हें लेंथ में जो है वायर की फेंसिंग चाहिए है और ब्रेड्थ में इन्हें वुडन की फेंसिंग चाहिए है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, अगर हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं लेंथ को, ठीक है, तो ये लेंथ हो जाएगी बी एल, और सेम हम जो है लेट कर लेते हैं विड्थ को, तो विड्थ हमारी हो जाएगी क्या? W। ठीक है, अब यहाँ पर जो वायर फेंसिंग हो रही है ना, वायर वाली फेंसिंग हो रही है, वायर वाली फेंसिंग हो रही है 100 रुपीज पर मीटर के हिसाब से, है ना। और जो भी हमारी L है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। एंड एक चीज, रेक्टेंगल में सिर्फ एक लेंथ नहीं होती, दो लेंथ होती है, इसलिए इंटू 2 से होगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 200 L रुपीज का आपका एक्सपेंडिचर यहाँ पर होगा वायर में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वुडन की सेम बेसिस पर, तो वुडन के लिए जो कॉस्ट आएगी वो 80 रुपीज पर मीटर आएगी। तो ये 80 इंटू ब्रेथ में आपके लिए जो है, विड्थ में जो है आप W या फिर ब्रेथ के लिए B लिख सकते हो, है ना। अगर हम यहाँ पे W लिख लेते हैं, और क्योंकि विड्थ भी जो है एक नहीं दो होती है, तो हमने यहाँ पर 2 ले ली, तो विच इज 160 W। ये इतना रुपीज आपका इसमें एक्सपेंसेस हो गया। और 50 रुपीज पर मीटर के हिसाब से जो है आपने वहाँ पे सीट भी सोन किए थे, लेकिन आपने सीट कहाँ? बाउंड्री पे सोन किए थे क्या? नहीं, तो आपने बाउंड्री पे नहीं किए थे, पूरे एरिया में किए थे, तो इसका मल्टीप्लाई पूरे एरिया में होगा, है ना। लेकिन हम सीट की कॉस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखो वो 50 रुपीज है। ठीक है, और वो 50 रुपीज अलॉन्ग विद द पूरे जो है गार्डन में हुआ है, तो वो होता है L इंटू बी, तो आपके लिए आ जाएगा 50 LW।
है ना, 50L ये आपके लिए आंसर आ जाएगा। तो अब ये पूरी कॉस्ट हो गई, लेकिन आपकी पूरी कॉस्ट कितनी लगी, यानी कि अगर आपको टोटल कॉस्ट पता करनी है तो आपको इन सारी एक्सपेंडिचर्स का आपको सबमिशन करना पड़ेगा, आपको यानी ऐड करना पड़ेगा। जब इसकी इक्वेशन बनाओगे तो वो कुछ ऐसी दिखेगी, ऐसी आपको दिखेगा 200L प्लस 160W प्लस 50LW, ये आपको यहाँ पर इक्वेशन शो होगी आपके पास, ठीक है, ये कुछ इक्वेशन आपके पास शो होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं है, अब यहाँ पर आपके पास दो दो वेरिएबल हो गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल हो गए हैं, है ना, अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए, यहाँ पे भी टर्म्स कोफिशिएंट सब कुछ है ना। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल होने वाला है। अब आगे देखते हैं। इस एग्जाम्पल में जो है हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एल्जेब्रिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा अंदाजा दिया गया था, ये होते क्या है, ठीक है। जब हमने यहाँ पे इक्वेशन आई थी 200L प्लस 160W प्लस 50LW, तो वो क्या था, वो थी हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, अभी तो हमने सिर्फ पॉलिनोमियल देखा, पॉलिनोमियल के अंदर ही आते हैं यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी, ठीक है। वो देखो क्या होते हैं, वो एक मैथमेटिकल फ्रेज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन एक्सप्रेशंस, लेकिन यहाँ पर इक्वल का सिंबल नहीं होता। एक ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन हम बनाते हैं जिसमें वेरिएबल भी होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, जो जो सब कुछ पॉलिनोमियल्स में होता है, लेकिन यहाँ पर इक्वल का सिंबल नहीं होता, क्योंकि किसी की इक्वल अभी तक आए नहीं होते। हमें सिर्फ क्योंकि हमें कितना इक्वल निकलेगा वो अंदाजा नहीं होता, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं होती। इफ हम यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू पुट कर सकते हैं तो ही इक्वल का साइन लगा सकते हैं, अन्यथा हम नहीं लगा सकते, इसलिए यहाँ पर हम इक्वल का सिंबल नहीं रखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी कोफिशिएंट है, वेरिएबल है, टर्म्स है, कांस्टेंट है, लेकिन इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसी तरह से बहुत सारी इक्वेशन ऐसी भी देखी होंगी जिसमें इक्वल का साइन होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इनमें इक्वल का साइन होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एल्जेब्रिक इक्वेशन में सिर्फ एक इक्वल के सिंबल का डिफरेंस होता है। अगर इक्वल का सिंबल नहीं है तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर इक्वल का सिंबल है तो वो एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। यहाँ आपको दिख रहा होगा ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग इक्वल सिंबल एंड आल्सो इक्वल टू एलएचएस एंड आरएचएस, क्योंकि वो इक्वल का सिंबल होगा तो एलएचएस और आरएचएस हमेशा साथ में इक्वल होने चाहिए, तो हम उसे एल्जेब्रिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कुछ एग्जाम्पल होने वाले हैं कि इनमें से पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं। हमें यहाँ पर फिगर आउट करना है कि यहाँ पर पॉलिनोमियल जो होने वाले हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं, वो हमें बताना है। पॉलिनोमियल में हमें एक गिवन चीज दी गई थी कि जो डिग्री होती है, क्या होती है, डिग्री होती है, यानी कि हमारे जो पावर्स होती हैं या फिर जो हमारी डिग्री होती है, डिग्री हमेशा होनी चाहिए कैसी, होल नंबर होनी चाहिए, है ना, होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें होल नंबर को गैस करना है। जैसे कि आपके यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, और ये वाली पावर क्या है, 1 है, जहां कुछ नहीं वहां 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 1 और 2, तो ये 1 1 2 ये क्या होते हैं, ये सारे होल नंबर्स होते हैं। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि जो है यस, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसी वे में आप इसको देख सकते हो, ये क्या है, ये है √2 और x की पावर 3। 3 क्या होता है, 3 एक होल नंबर है ना, 3 अपने आप में एक होल नंबर है ना, तो इसलिए ये भी क्या है, यस, ये भी एक पॉलिनोमियल है ना। यहाँ पे मैं आपको पॉलिनोमियल गैस कैसे करते हैं, कौन से इक्वेशन पॉलिनोमियल होते हैं और कौन से नहीं होते, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैथमेटिकल इक्वेशन आपको बहुत सारे दिखते हैं, क्योंकि इसमें पॉलिनोमियल होते कौन से हैं वो जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन पॉलिनोमियल है, ठीक है। एंड इसके अलावा आप यहाँ देखोगे, क्या देख रहे हो आप कि वेरिएबल की पावर 2 है, यानी ये तो होल नंबर है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि √2 अलग है और यहाँ पर ये वेरिएबल अलग है, जहाँ कुछ नहीं है वहां पावर 1 है, यानी 1 भी एक होल नंबर है। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पर ये 1/x लिखा हुआ है, तो अगर आपको पता हो कि अगर कोई भी टर्म ऐसे लिखा होता है जो अपॉन में होता है तो उसकी पावर अपने आप में नेगेटिव हो जाती है ना। आप ये x इज इक्वल टू -1 इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी यहाँ क्या हुआ, पावर नेगेटिव हो गई। अगर पावर नेगेटिव हो गई तो इट मींस वो इंटीजर है, ना कि होल नंबर है ना। ये क्या है, ये एक इंटीजर हो गया है ना, लेकिन अब ये होल नंबर नहीं रहा, है ना, इसलिए ये क्या है, नो, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। सेम वे में आप इसको देखोगे कि यहाँ पर अंडर रूट आ गया है, x की पावर में x के साथ अंडर रूट आ गया है, यानी अगर अंडर रूट x की बात करते हैं तो वो x की पावर 1/2 हो गई, यानी हाफ, यानी 0.5 हो गई है अब, है ना। इसलिए अब ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं रहा, क्योंकि होल नंबर नहीं है ये, तो इसलिए पॉलिनोमियल भी नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिससे कि आप गैस कर सको कि क्या चीज पॉलिनोमियल होती है और क्या नहीं होती है। एंड देन आगे बढ़ते हैं, ये आपको दिखाया गया है यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3 में देखो, यहाँ पर एक हमें वायर बताया गया है जिसकी लेंथ जो है क्या है, 20 सेंटीमीटर है ना, इसकी लेंथ जो क्या है 20 सेंटीमीटर है, और उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट वेज में एक रेक्टेंगल फॉर्म किया गया, यानी कि हमको सिर्फ एक रेक्टेंगल फॉर्म करना है, इसका पूरा पेरीमीटर जो होना चाहिए 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि हम वायर से ही बनाएंगे रेक्टेंगल को, और वायर जो है टोटल लेंथ की 20 सेंटीमीटर है, और तो रेक्टेंगल की भी टोटल लेंथ जो होगी वो 20 सेंटीमीटर ही होने वाली है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे वायर की जो रेक्टेंगल जो होने वाला है इसका पेरीमीटर जो है
वो 20 सेंटीमीटर ही होने वाला है। और हमें क्या करना है, इसको डिफरेंट डिफरेंट वेज में फॉर्म करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे यू हैव टू फॉर्म इन अ डिफरेंट वेज, है ना, बहुत अलग अलग वेज में आप इसको फॉर्म कर सकते हो, फॉर्म करो, ठीक है। तो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे अगर लेंथ 5.5 ले लें और विड्थ 4.5 ले लें, ऐसे और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर हम कुछ भी एक एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लेंथ यहाँ पर 7.5 ले लेते हैं, तो हमारी जो विड्थ है वो यहाँ पर 2.5 हो जाएगी सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरह से कई बार एग्जाम्पल आप देख सकते हो। बस एक चीज हमें ध्यान रखना है कि एक रेक्टेंगल में जो होता है दोनों साइड्स जो है वो इक्वल होती है, इसलिए आप पेरीमीटर का हाफ करो, यानी कि जो भी पेरीमीटर है आपका टोटल उसका हाफ करो, एंड लेंथ एंड ब्रेड्थ में अपने हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो उसको। जैसे कि अगर इसके लिए इक्वेशन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 लेंथ है और 2 ब्रेड्थ है, पेरीमीटर गिवन हुआ है ना। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो पेरीमीटर का रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, है ना, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो जो कि यहाँ पर हो गया 20 सेंटीमीटर है पूरा हमारे पास पेरीमीटर। तो अगर मैं इसको करूंगा तो एल प्लस बी कितना होना चाहिए, एल प्लस बी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आना चाहिए, जो कुछ भी आप ले लो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लेंथ को कुछ भी रख लेता हूँ, है ना, अब जैसे मैंने यहाँ लेंथ को मान लेता हूँ एक्स, क्या मैंने मान लिया, लेंथ को मान लेता हूँ मैं एक्स, तो यहाँ पर लेट LENTH लेंथ बी एक्स, मैं लेंथ को मैंने x मान लिया, एंड देन अगर मैं लेंथ को x मान लेता हूं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 10 माइनस बी, ये हो जाएगा, है ना। अगर मैं सेम वे में यहाँ पर जो है विड्थ को क्या कर दूं, बी वाई मान लेता हूं, तो ये इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के वेरिएबल्स भी देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, है ना। अगर यही तो सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ की बात हो गई, लेकिन अगर आप लेंथ को अलोंग द पेरीमीटर एक्सप्रेस करोगे, क्या एक्सप्रेस करोगे, पेरीमीटर एक्सप्रेस करोगे, या फिर मैं अगर आपसे बोलूं कि आप बताओ, क्या मुझे एरिया बताओ, एरिया कितना होगा, सिर्फ इसी इक्वेशन के फॉर्म में एरिया क्या होने वाला है, आप मुझे एरिया बताओ। तो जब आप एरिया मुझे बताने जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, एल इंटू बी करेंगे, एग्जैक्टली एल इंटू बी करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरी लेंथ होगी वो तो चलो मैंने मान लिया क्या है, एक्स है, ठीक है। तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, ठीक है, ब्रेड्थ या फिर आप जो भी इसको विड्थ बोलना चाहो, विड्थ क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पर 10 माइनस एक्स, ऑब्वियसली। तो जब आप इसका एरिया निकालोगे तो एक्स 10 माइनस एक्स, जब इसका आप सम करोगे तो आपके पास आएगा 10x, यहाँ पर आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो 10x माइनस एक्स का स्क्वायर आएगी, क्या आएगी, 10x माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आप यहाँ पर एक चीज गौर करो कि आपके पास जो है यहाँ पर पावर्स बढ़ रही हैं, क्या बढ़ रही हैं, पावर्स बढ़ रही हैं। अभी तक आप लीनियर इक्वेशंस देख रहे थे जिसमें पावर हमेशा 1 रहती थी। एग्जांपल, क्योंकि अब एग्जांपल्स हम आपको बहुत सारे बताएंगे, लेकिन इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। अभी आप लीनियर इक्वेशंस देख रहे थे, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में आपको क्वाड्रिक, क्यूबिक, सब चीजों के बारे में जानकारी देना आवश्यक है, क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चंस इनके भी होल्ड करते हैं ये चैप्टर्स एंड ऑफ एक्सरसाइजेस में, और बीच बीच में क्वेश्चंस आते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशंस के। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर आपको पावर बढ़ रही है, ठीक है। तो ऐसे ही जब जब पावर बढ़ती है, टर्म्स बढ़ते हैं, वेरिएबल्स बढ़ते हैं, तो कई सारे टाइप्स के पॉलिनोमियल्स भी आते हैं, कई सारे टाइप्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी आते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि इसमें हम टाइप्स भी कवर करेंगे, तो मैं आपको टाइप्स भी यहाँ पर बताता हूँ, है ना। आप इसके टाइप्स देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को हमने 3 बेसिस पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स, कितने सारे टर्म्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे मोनोमियल, बायोनोमियल और ट्राइनोमियल, 3 प्रकार के टर्म्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हो कि मोनोमियल, मोनो से समझ में आ रहा होगा एक, यानी कि सिर्फ इसमें एक टर्म है। जैसे कि अगर आप मान लो कि 3x हो गया, या y हो गया, या 5p हो गया, इस तरह से, जो क्योंकि यहाँ पे एक भी प्लस या माइनस का सिंबल नहीं है, जो भी है सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड है, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, मोनोमियल हो जाते हैं। बायोनोमियल के लिए आप देखोगे तो हो जाएंगे 3x प्लस 5, या फिर आप देख लो 4y माइनस 10, इस तरह की जो इक्वेशन है, सिर्फ एक प्लस या माइनस का सिंबल, दोनों में से कुछ भी एक हो, प्लस या माइनस में से एक ही सिंबल हो, तो जैसे कि हमारे पास 2 अलग अलग टर्म्स में चीजें डिवाइड हो जाती हैं। 2 टर्म्स है मतलब कि यहाँ पे बायनोमियल है। उसी सेम वे में ट्राइनोमियल में हो गया 3 अलग अलग टर्म्स, जैसे कि x प्लस वाई प्लस 3, यहाँ 2 प्लस या माइनस के सिंबल्स है, तो 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए टर्म्स, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। वहीं अगर आप यहाँ देखोगे कि ऑन द बेसिस ऑफ क्या, डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स, अब आप बहुत सारे वेरिएबल्स भी ला सकते हो, जैसे अभी आप एल, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, अभी आप सिर्फ एक एक्स ही एक्स वेरिएबल को एक इक्वेशन लिखते थे, या वाई वाई को ही एक इक्वेशन लिखते थे, लेकिन अब एक्स और वाई दोनों एक साथ अगर एक ही इक्वेशन में आ जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर वही टाइप्स दिए हुए हैं। पहला टाइप है यूनिवेरिएंट, है ना, क्या है, यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट का मतलब कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें टर्म से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेरिएबल सिर्फ एक हो। कैसे हो, जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं, जैसे 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 5, अगर ऐसी कोई इक्वेशन बनती जिसमें सिर्फ पूरी इक्वेशन में एक ही एक वेरिएबल, यानी सिर्फ अगर x है तो सिर्फ x ही x है, y है तो सिर्फ y ही y है ना, इस तरह की इक्वेशन यूनिवेरिएंट है। वहीं अगर हम बात करूं बाई वेरिएंट की, तो आपको बाई से समझ में आ रहा होगा, बाई का मतलब होता है 2, यानी 2 अलग अलग वेरिएंट्स, यानी कि 3x प्लस 4y प्लस 5, ऐसी इक्वेशन आपने फर्स्ट एग्जांपल में देखी जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में
कवर की थी, दो दो अलग अलग वेरिएबल्स। और जो हमने अभी रेक्टेंगल्स के एग्जांपल देखा, लेंथ एंड ब्रेड्थ एक्स और वाई दो अलग अलग थे, वो सारे एग्जांपल थे बाईवेरिएट के। वहीं ट्राईवेरिएट अलग अलग वेरिएबल्स तीन प्रकार के आ जाते हैं, कैसे 3x प्लस 4y प्लस z, है ना, इस तरह से जो इक्वेशन बन जाती है तो वो ये हो जाते हैं। वहीं डिग्रीज भी अपने आप में जो है अलग अलग टाइप्स की हो जाती हैं, हम डिग्रीज के बेसिस पे वेरिएबल को डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि डिग्री मतलब की पावर, क्या डिग्री मतलब की पावर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पावर्स की। कांस्टेंट का मतलब होता है जीरो, अगर किसी भी नंबर की पावर जीरो है तो वो वन हो जाता है। 100 की पावर जीरो कर दो वन हो जाएगा, 1 की पावर वन कर दो वो तो 1 की पावर अगर जीरो कर दोगे तब भी वन ही रहेगा, x की पावर जीरो कर दोगे तो वो वेरिएबल भी कांस्टेंट बन जाएगा। आप किसी वेरिएबल की पावर को जीरो कर दोगे तो वो कांस्टेंट बन जाएगा, वो वन हो जाएगा। अगर किसी की पावर वन होती है तो वो इटसेल्फ हो जाता है, यानी कि वो इटसेल्फ रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन किसी की पावर जीरो हो जाती है तो उसका आंसर वन आ जाता है, ठीक है। उसी उसी तरह से लीनियर इक्वेशन, जो इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस या लीनियर पॉलिनोमियल्स, तो उसमें हम जो है सिर्फ सिंगल पावर्स देखते हैं, यानी कि हम पावर्स को इंक्रीज नहीं करेंगे, 2 3 नहीं करेंगे, पावर सिर्फ वन रहेगी। उसी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, तो वो भी आप कंप्लीट करेंगे। तो उसमें पावर मैक्सिमम पावर 2 होती है, हाईएस्ट पावर 2। अगर मैं आपसे बोलता हूँ एक इक्वेशन है x प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4, इसमें ये कौन सा इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू द डिग्री, तो आप पहले वाले को देखोगे, क्या यहाँ तो वन लिखा हुआ है, तो क्या इसकी डिग्री वन है? द आंसर इज नो, क्योंकि आपको पूरी इक्वेशन देखनी पड़ेगी कि पूरी इक्वेशन में डिग्री कौन सी होने वाली है। आप यहाँ देखो कि पूरी इक्वेशन में डिग्री जो हाईएस्ट डिग्री है वो यहाँ पर 2 है, क्या है? 2 होने वाली है। तो ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। उसी वे में अगर ये यहाँ पर नहीं होता 3x स्क्वायर यहाँ पर नहीं होता तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर फिर वन ही होती, और अगर हाईएस्ट पावर वन होती तो ये लीनियर इक्वेशन है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर 3x क्यूब प्लस 4x लिखा हो, ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो वो क्यूबिक हो गया। और इसी प्रकार से हम इंफिनिटी तक पावर्स बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये पावर्स जो होने वाली है वो हमारी होल नंबर्स होने वाली है, और होल नंबर्स 0 टू इंफिनिटी जाते हैं, है ना, 0 टू इंफिनिटी जाते हैं। आप इंफिनिटी तक इनको कहीं तक भी लेकर के जा सकते हो, है ना। इसीलिए जो ये होने वाले हैं n नंबर ऑफ पावर्स तक जाते हैं, जितने तक पॉलिनोमियल्स लेके जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारे हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं, जिसमें मैं आपको भी डिग्रीज के बारे में बताया था, वो डिग्री थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने कुछ एक दो क्वेश्चन यहाँ डाले हैं कि आप मुझे बताइए कि इनकी हाईएस्ट डिग्री क्या होने वाली है, ठीक है। फाइंड द डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल, की इनकी डिग्री कितनी होने वाली है। जब भी आपसे कोई पूछता है कि इनकी डिग्री क्या है, तो आप किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री देखोगे, जैसे कि यहाँ पर 5x माइनस 4 सॉरी x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3, तो यहाँ पे x की पावर 5 हाईएस्ट है, 4 भी है अपने आप में बड़ी पावर, लेकिन 5 सबसे हाईएस्ट है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 5, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखो 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y क्यूब प्लस 4, तो यहाँ पर y की पावर कितनी है? y की पावर यहाँ पर 3 होने वाली है। कितनी होने वाली है? 3 होने वाली है। इसलिए आप इसको क्या बोल सकते हो? आप इसको इसकी ये बोलोगे कि इसकी पावर हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। पावर 2 भी है यहाँ पर, यहाँ देख सकते हो 2 भी है, और यहाँ पर साथ ही साथ इसकी पावर जो है 1 वगैरह भी आप लगा सकते हो, तो 1 भी हो जाएगी। लेकिन हमें 2 और 1 से कुछ लेना देना नहीं है, अगर यहाँ पर 3 मैक्सिमम है तो बस, ठीक है। और देन आगे देखते हैं, आगे हमारे पास आ चुका है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। A chess club charges a joining fees of 200 plus 50 for every match played. The following table shows the amount of player having the pay or the sum of the matches varies. अभी आपका नया एग्जांपल है, ये आपसे कहता है कि एक चेस का क्लब है जो आपसे जो एंट्री फीस लेता है या फिर जो आपसे ज्वाइनिंग फीस लेता है, वो ज्वाइनिंग फीस आपसे कितनी ले रहा है? 200 रुपीज लेता है, ठीक है। यानी कि उसकी जो ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर 200 रुपीज है। इसके अलावा आप वहां पर जितने भी मैचेस खेलते हैं, है ना, एवरी मैच जो है यहाँ पर कॉस्ट करता है 50 रुपीज, है ना। ईच एंड एवरी मैच यहाँ पे 50 रुपीज चार्ज करता है। इसका मतलब जब आप यहाँ पर आपका अगर कितने भी मैचेस खेलें आपको पर मंथ 50 रुपीज चार्ज लगता है। तो अकॉर्डिंग टू द मैचेस आप यहाँ पर कितना चार्ज को पे करते हैं, ये आपको यहाँ पर देखना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर आपने एक मैच खेला या आपने 2 मैच खेले तो आप कितना चार्जेस पे करेंगे। जैसे कि इसका अगर इसकी इक्वेशन बनाएंगे जो कि आपका टोटल कॉस्ट होगा, उसके लिए आप यहाँ पर देखोगे कि वो क्या होगा। टोटल कॉस्ट को अगर हम लिखें टी, तो यहाँ पर उसका आपकी ज्वाइनिंग फीस जो कि फिक्स है, जो कि एक कांस्टेंट होने वाला है, प्लस 50 जो कि वो पर मैच के 50 लेता है। अब वो आप कितने भी मैच खेलो, अगर मैं यहाँ पर लेट करता हूं, क्या लेट मैचेस प्लेड, यानी खेले हुए मैचेस प्लेड बी एक्स कर लेता हूं, तो वो कुछ 200 प्लस 50 एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 200 प्लस 50 एक्स हो जाएगा। कितने मैचेस का? ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसमें जो एक्स है हमारा, वो नंबर ऑफ मैचेस है, आप उसमें कितने भी मैचेस की वैल्यू पुट करें। अगर आप एक मैच खेलते हैं तो 200 प्लस 50 और मल्टीप्लाई से 1, तो ये कितना हो जाएगा? 250 कॉस्ट आ जाएगी, जैसा आप यहाँ देख रहे हो। उसी वे में अगर आप 2 मैचेस खेलते हो तो 250
इंटू 2 हो जाएगा, तो ये आपके लिए 50 इंटू 200 प्लस 200, ये 300 हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी कॉस्टिंग बनेगी। ठीक है, तो ये आपके लिए इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यूज बढ़ रही है एक फिक्स प्रोपोर्शन में बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? एक फिक्स प्रोपोर्शन में बढ़ रही है। तो ऐसे ही पॉलिनोमियल्स में होता है। क्या होता है कि जब भी एक कांस्टेंट होता है और एक कोफिशिएंट होता है और एक वेरिएबल होता है, तो जो वेरिएबल है वो कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में जब भी होता है, तो वो अपनी जब भी, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू चेंज करती है तो कोफिशिएंट भी अपनी वैल्यू चेंज करता है, तो उस पूरी प्रोसेस में वेरिएबल कांस्टेंट के साथ प्लस जब भी वैल्यू होती है, यहाँ पर आप देखोगे कि ये वेरिएबल है आपका एक्स, तो एक्स की वैल्यू जब भी चेंज होगी और वो आपकी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा तो वो और भी बड़ा नंबर होता जाएगा, और वो एक फिक्स्ड कांस्टेंट के साथ जब भी ऐड होगा तो ऐड होने के बाद में वो एक नया नंबर बनाएगा जो कि पुराने वाले नंबर से कहीं ना कहीं मिलता जुलता होगा और एक फिक्स प्रोपोर्शन में होगा। जैसे आप यहाँ देखा कि यहाँ पे आपके 250 लगे एक मैच के, 2 के 30 लगे, 3 के 350, 4 के 400, 5 के 450, यानी 50-50 रुपीज में जो है चीजें बढ़ रही हैं, एक फिक्स प्रोपोर्शन में चीजें ऐड होती जा रही हैं। इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि पॉलिनोमियल्स में एक फिक्स प्रोपोर्शन का भी रूल होता है। अब उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो भी लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, वो linear polynomial is an algebraic expression where the highest power degree of a variable is exactly 1। क्योंकि अब देखो यहाँ पे हमें लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पर हमने उसके बारे में आपको थोड़ा सा लिख के बता दिया कि क्या होता है। वैसे हमने इसको समझ लिया था कि लीनियर पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 1 होती है, जिसका यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आपको बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमने आपको यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम पैटर्न के बारे में देख रहे थे। जो पैटर्न हमने जस्ट पहले अभी समझा कि एक फिक्स प्रोपोर्शन में चीजें बढ़ती हैं, एक प्रोपोर्शन फिक्स होता है। वो कैसे होता है? वो ये देखिए कि मीन्स देयर इज अ कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल के बीच में चीजें बहुत कॉन्स्टेंटली रन करती हैं, बहुत कॉन्स्टेंटली चेंज होती हैं। जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी टोटल वैल्यू भी बढ़ेगी, है ना। अगर आपके पास जो भी है, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, जिस तरह से ये एग्जांपल मैंने आपको आपके लिए लिया, यहाँ पर आप क्या देखते हो? यहाँ देखते हो कि एक्स की वैल्यू क्या है? इज इक्वल्स टू 2y है, यानी कि एक्स जो है वो y का डबल है ना। एक्स क्या होने वाला है? एक्स y का डबल होने वाला है। यहाँ पर आप देखोगे तो जो y होने वाला है वो, एक सेकेंड यहाँ पर हम इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ये हो जाएगा x ही कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर जो y है वो नीचे वाली इक्वेशन में x का 3 गुना होने वाला है ना। इस तरह से अब आप इसमें कितनी भी वैल्यू रख लो, फॉर एन एग्जांपल अगर आप यहाँ पर जो है वैल्यूज रखते हैं, आपको दिखाता हूं, अगर आप यहाँ पर जो है वैल्यूज को पुट करते हैं, अगर मैं एक इक्वेशन लूं जैसे कि 2x इज इक्वल टू वाई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ x इज डबल ऑफ y। वो क्या है? x जो है y का डबल होने वाला है। अब आप यहाँ पे x की जितनी भी वैल्यू चेंज करोगे y की वैल्यू उसी हिसाब से चेंज होगी। इफ आप x की वैल्यू रखोगे 2, है ना, इफ आप क्या रखोगे, इफ आप x की वैल्यू रखोगे 2, है ना, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक बात है ना। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। इसी बेसिस पे आपका काम होगा। या फिर हमने यहाँ पर जो थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दी है, वो यहाँ पर क्या होने वाला है? x जो होने वाला है इज हाफ होने वाला है। ठीक है, हाफ ऑफ y। ठीक है, हाफ ऑफ y होने वाला है। और वैसे अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू जो भी रखोगे, फॉर एन एग्जाम्पल आप y की वैल्यू यहाँ पे क्या लेते हो? y की वैल्यू अगर आप लेते हो 3, ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 3 लोगे तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा? 1.5। आप चाहो तो उसमें वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करके देखिए कैसे, क्योंकि 2x इज इक्वल टू, अगर y यहाँ पर 3 है तो x इज इक्वल टू 3/2 कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1.5 हो जाएगा, है ना। कितना हुआ? x इज इक्वल टू 1.5। इसी तरह से आप जितनी भी वैल्यूज चेंज करोगे y की भी अपने आप चेंज हो जाएगी। ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें अपने आप में एक पैटर्न फॉलो करती है, एक पैटर्न फॉर्म करती है। इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर पैटर्न्स, है ना। लीनियर पैटर्न्स क्या होते हैं? मींस देयर इज अ कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज आना चाहिए, यानी कि डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर आप x की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो उसी के हिसाब से मिलती जुलती y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू कुछ भी रखोगे मिलती जुलती x की वैल्यू आएगी, है ना। यही होता है पैटर्न जो पॉलिनोमियल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल हम दिखा रहे हैं। एग्जांपल है यहाँ पे एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल ये क्या कहता है? ये कहता है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 64। दो नंबर्स का सम क्या है? दो नंबर्स का सम यहाँ पर 64 होने वाला है ना। कि यहाँ पर एक नंबर क्या है? x है, एक नंबर क्या है? y है, और दोनों का सम होने वाला है 64। एक चीज हमको यहाँ पर ये मिली, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर। अब यहाँ पर हमको एक चीज मिलती है कि एक नंबर जो है वो दूसरे से 10 नंबर बड़ा है। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ कि अगर x अगर मान के चलते हैं बड़ा है, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 10 क्या होने वाला है? x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 10 होने वाला है कि x क्योंकि उससे 10 नंबर बड़ा है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को पुट कर देता हूं तो मेरे पास न्यू इक्वेशन क्या मिलेगी? y प्लस वाई 10 इज इक्वल्स टू 64, है ना। इस तरह से वैल्यू मिलेगी मुझे। जब इसको आप प्लस करोगे तो 2y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 64, या ये इक्वेशन बनेगी आपकी, है ना। कुछ इस वे में ही
काम होगी। और हमसे पूछा व्हाट आर द टू नंबर्स, तो हम बहुत इजीली इसको आंसर कर सकते हैं कि भाई दो नंबर क्या होंगे, आप इसको सॉल्व कीजिए। तो 2y प्लस 10 इज इक्वल टू, अगर 64 है तो 2y इज इक्वल टू 64, और 10 प्लस में था, इक्वल टू की उस तरफ हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का 10, यानी कि ये बचा आपके पास 54, और किसकी वैल्यू है 2y की। अब क्योंकि यहाँ पर 2 जो है वो y के मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू की उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाय 2, यानी कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा बच्चों 27। इस तरह से देखो आपने वैल्यू निकाल दी, तो 27 प्लस 37 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। चाहो तो आप इसको प्रूफ करके देख लो, क्योंकि x प्लस वाई क्या था 64 था, है ना। तो अब x प्लस वाई 64 था, तो x और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 27, तो यहाँ पर जब भी आप 64 ये वैल्यू पुट करोगे तो x इज इक्वल टू 64 माइनस में 27, आपको ये आंसर कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 37। x की वैल्यू कितनी है 37, अगर क्योंकि और इन दोनों में कहा था कि वो 10 ज्यादा है, यानी कि डिफरेंस कितना होने वाला है, x माइनस y के बीच में डिफरेंस कितना होने वाला है 10 का होने वाला है। तो x की वैल्यू कितनी थी 37, y की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 27, तो डिफरेंस कितने का हुआ 10 का हुआ, हेंस प्रूफ इक्वेशन बिल्कुल सही है ना। तो यही एक डिफरेंस है कि आप ये चीज को और हमें बताता है कि आप यहाँ पर वैल्यूज जो भी रखोगे, x की वैल्यू जो भी रखोगे उसी हिसाब से आपकी वैल्यूज भी आएंगी। ये जो मैंने आपको इससे जस्ट पहले टॉपिक पढ़ाया था विच इज लीनियर पैटर्न्स, क्या पढ़ाया था मैंने आपको, इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर लीनियर पैटर्न्स पढ़ाया था, जो आपने यहाँ पे देखा था कि एक वेरिएबल के हिसाब से दूसरा वेरिएबल अपने आप चेंज होता है। तो मैं एक वेरिएबल की जो भी वैल्यू रखूंगा दूसरा वेरिएबल उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा, है ना। तो बस वही चीज है कि ये क्वेश्चन उसी का एक एग्जाम्पल है कि हम अगर वैल्यूज x की कुछ भी रखेंगे तो y की उसके अकॉर्डिंग आएगी, और y की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो वो x के अकॉर्डिंग आएगी हमारे पास, ठीक है। चलिए आगे एग्जांपल देखते हैं। अब हमें देख रहे हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो क्या है, अभी से जस्ट पहले मैंने आपको समझाया था कि अलजेब्रिक इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो जिसमें इक्वल टू नहीं होता, और अलजेब्रिक इक्वेशन वो जिसमें इक्वल का सम होता है ना। अब ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वो चीजें होती हैं कि जिसमें जो भी अलजेब्रिक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक इक्वेशन बना है वो इक्वल किसके आ जाए, जीरो के आ जाए, किसकी इक्वल आ जाए, जीरो की इक्वल आ जाए, ठीक है। आप इसको रीड कर लीजिए। Zeros of the polynomials are specific value of the variable that makes the entire polynomial by equal to zero, यानी कि एक पॉलिनोमियल की पूरी इक्वेशन जिसको वो इक्वल टू जीरो हो जाए उसको ऐसे रखना है ना। जैसे कि अगर मैं कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई भी एक एग्जांपल, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 और इक्वल्स टू में जीरो लगा दें, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्या, ये हमारा बन गया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि ये जो इक्वल का सम है वो जीरो के साथ लगा है। अब इसको प्रूफ भी करना पड़ता है, ये मैंने आप ऐसे बना के बता दिया, ये ऐसा भी हो सकता है और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू निकलेंगी। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर ये चीज इतनी बतानी है कि ये जो इक्वेशन यहाँ पर होने वाली है, ये जो इक्वेशन यहाँ पर होने वाली है ये इक्वल की जीरो होनी चाहिए। अगर कोई भी एल्जेब्रिक इक्वेशन इक्वल हो जाए जीरो के तो वो बन जाती, वो वैल्यूज हो जाती है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या निकलती हैं, वो एक्चुअली एक्स की वैल्यू होती है। मैं यहाँ पर एक्स यानी वेरिएबल पर ऐसी क्या वैल्यू पुट कर दूं कि वो इक्वल टू जीरो हो जाए, है ना। मैं x में ऐसी क्या वैल्यू को पुट करूं कि वो बाद में जीरो हो जाए, है ना। वो सब चीजें हैं। अभी जब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसको भी और अच्छे समझ लेंगे। मैं आपको बेसिक तौर पर बता रहा हूं कि आपको x की एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिसकी वजह से क्या हो, पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए। जैसे कि अगर आप यहाँ पर एक देखो, मैं एग्जांपल भी आपको बता देता हूं। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर आप मान के चलो 3x प्लस 2x ये वैल्यू है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि वो जीरो हो जाए। वो जीरो हो जाए तो आप यहाँ पर क्या करो, आप पहली चीज तो x को इज इक्वल टू जीरो ले लो, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से बन जाएगी आपकी इक्वेशन। तो भी ये इक्वल किसकी हो जाएगी, जीरो की हो जाएगी। अगर एक इक्वेशन आपको और दे देता हूँ 2x प्लस 2x प्लस में माइनस का 4, अगर आप यहाँ पर जो है x की वैल्यू कितनी रख दो, x की वैल्यू आप रख दो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये 2x जगह 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 आ जाएगा, 2 टू द 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया, 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर भी जब मैंने x की वैल्यू क्या रख दी, 2 रख दी, तो मेरी इक्वेशन 0 आ गई। तो जो मेरा यहाँ पर 2 होगा वो मेरा 2 होगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जब भी मुझे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो मेरे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वो वैल्यू होंगी जो मैं वेरिएबल में पुट करूं और मेरे आंसर, मेरी अलजेब्रिक इक्वेशन इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लीनियर रिलेशनशिप्स ऑफ जो है हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं, लीनियर रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे से आपकी y की वैल्यू बढ़ेगी, या आप जैसे जैसे y की वैल्यू कम करोगे तो आपकी x की वैल्यूज भी कम हो जाएंगी। और ये दोनों सब चीजें एक सेम प्रोपोर्शन में चलती है। मैं फिर से आपको दोहराता हूँ कि ये सारी वैल्यूज एक फिक्स प्रोपोर्शन में चलती हैं, है ना। अब क्योंकि ये सारी वैल्यूज एक फिक्स प्रोपोर्शन में काम करती है, फिक्स प्रोपोर्शन में चलती हैं, तो इनके बीच में हमेशा ही एक लीनियर रिलेशनशिप बना रहता
रहता है, यानी कि एक लीनियर क्यों, क्योंकि लीनियर इक्वेशन होने वाली है, लीनियर पॉलिनोमियल्स होने वाले हैं, और रिलेशनशिप इसलिए क्योंकि अपने अपने बीच में एक इतना प्रोपोर्शन बना के रखते हैं, एक फिक्स न्यूमेरिक वैल्यूज बना के रखती हैं कि जिससे कि एक फिक्स प्रोपोर्शन बनता हुआ आपको दिखाई देता है, जैसे कि मींस दैट एज वन वेरिएबल चेंजेस द अदर चेंजेस प्रोपोर्शनली, जैसे एक चेंज होता है तो दूसरा अपने आप चेंज होता है। वो वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है। इसकी वैल्यूज अगर आप पुट करके देखो, क्योंकि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एग्जांपल्स के बिना समझना थोड़ा मुश्किल होता है ना, तो आपको मजा भी आएगा उसको समझने में। चलिए, जैसे कि आप यहाँ वैल्यू रखोगे कुछ भी, लाइक 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू रखी। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारी y की वैल्यू क्या निकलेगी आप देखो, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ क्या निकलेगी, x वैल्यू 2 हो गई तो 4 हो जाएगा, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये यहाँ पर जब वैल्यू से सॉल्व करोगे तो 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 4 हो गया, और ये y है तो y क्या हो जाएगा, माइनस का 4 अपॉन 3। y की वैल्यू क्या निकली, माइनस का 4 अपॉन 3। सेम वैल्यू में अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख दूं, 3 रख दूं, तो आंसर क्या निकलेगा, तो आंसर यहाँ पर निकलेगा कैसे, 2 3 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखोगे कैसे कि 3y इज इक्वल टू माइनस का 6 और y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 3, वैल्यू कटेगी तो यहाँ पे आपको मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस का 2। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो वो माइनस का 2 हो रहा है। मैं जैसे जैसे यहाँ पर आप देखो x की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, y की वैल्यू भी प्रोपोर्शनली चेंज हो रही है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में वैल्यूज अलग अलग बन रही हैं। तो यही होता है लीनियर रिलेशनशिप्स, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब हम देखने वाले हैं हमारा एग्जांपल नंबर 9। चलिए देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ जर्नी इज गिवन बाय लीनियर फंक्शंस। यहाँ पे अब हमें जो है एक जर्नी की जो है कॉस्ट दी गई है, जहाँ पर इसकी जो है बेसिकली हमसे यहाँ पर बोला गया है कि सी डी इज इक्वल टू 100 प्लस 60D। यहाँ पर जो सी होने वाला है वो हमारी कॉस्ट ऑफ जर्नी होने वाली है, तो टोटल जर्नी की हमें कॉस्ट लगी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो हमें डी बोला गया है, डी इज डिस्टेंस जो हमने यहाँ पर ट्रेवल किया है, और सी हमारी कॉस्ट होने वाली है, जिसमें कि जो 100 रुपीज का चार्ज है वो यहाँ पर फिक्स होने वाला है, और इसके साथ साथ जो है हमारे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या होने वाला है यहाँ पे हमें डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पर डिस्टेंस पर 60 रुपीज लगे, यानी पर किलोमीटर 60 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से उन्होंने चार्ज किया हुआ है। 100 रुपीज फॉर द रिजर्वेशन एंड 60 रुपीज पर किलोमीटर चार्ज के साथ उन्होंने हमें चार्ज किया है, ठीक है। इसलिए इसकी इक्वेशन जो बनी है वो बनी है सी इज इक्वल टू 100 प्लस 60D। ये यहाँ पर इनकी इक्वेशंस बनी है। और अगेन यहाँ पर जो आपने एक चीज देखी थी वही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो हमने पहले एग्जांपल वो चेस वाले एग्जांपल में किया था कि वो चेस में उनकी 200 रुपीज जो है ज्वाइनिंग फीस है और 50 रुपीज पर मैच के हिसाब से वो चार्ज करते हैं, और यहाँ पर भी सेम चीज है कि 100 रुपीज उनका जो फिक्स चार्ज है और 60 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करते हैं। जैसे जैसे वो किलोमीटर्स बढ़ेंगे तो अगेन अगर आप कुछ एक भी किलोमीटर नहीं जाएंगे, अंडर 1 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे तो भी आपका चार्ज जो है वो 100 रुपीज है। इसके बाद 1 किलोमीटर 60 प्लस हो जाएगा उसमें तो 160 हो जाएगा, देन दूसरे किलोमीटर में प्लस और 60 हो जाएगा तो वो 220 हो जाएगा। फिर थर्ड किलोमीटर में देखोगे तो वो फिर इसमें भी प्लस 60 और कर देंगे तो ये 280 हो जाएगा। इस हिसाब से उनका चार्जेस बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये भी एक वही सेम प्रकार का एग्जांपल कि हर एक चीज अपने प्रोपोर्शन में चलती है। लीनियर पॉलिनोमियल्स में हर एक चीज अपने प्रोपोर्शन में चलती है और दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करके रहते हैं। तो यही चीज है, डी की वैल्यू जैसे बढ़ रही है वैसे से सी की वैल्यू भी बढ़ रही है, वही हमको यहाँ पर बताया हुआ है कि दे आर प्रोपोर्शनल एंड दे फॉर्म अ रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है। चलिए आगे वाले एग्जांपल देखिए। तो यहाँ पर हमें एक चीज सिखाई गई है विच इज लीनियर ग्रोथ। क्या सिखाई गई है, लीनियर ग्रोथ। जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं, यानी जैसे जैसे एक फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, यानी जैसे जैसे आपने देखा था वहां डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे सी यानी कि कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर बताया है ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर ग्रोथ, यानी मींस द लीनियर पॉलिनोमियल ऑकर्स व्हेन द क्वांटिटी इंक्रीजेस बाय स्ट्रिक्टली फिक्स्ड कांस्टेंट अमाउंट फॉर एवरी इक्वल स्टेप और इंटरवल। यानी हर एक स्टेप में एक कांस्टेंट वैल्यू की वजह से वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जिस तरह से इंक्रीज होता जाता है उसे हम लीनियर ग्रोथ बोलते हैं। और ये लीनियर ग्रोथ सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल्स में, यानी कि जिनकी पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 1 होती है, सिर्फ उनमें अप्लाई होता है ये। और क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू तो फिक्स है और उसके अलावा जो कोफिशिएंट और जो वेरिएबल, जो टर्म विद द वेरिएबल है, टर्म विद द वेरिएबल, तो वो उसमें क्या हो रहा है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से भाई टोटल वैल्यू में थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट हो रहा है। इसलिए लीनियर ग्रोथ होती है। क्यों? क्योंकि जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ रहा है, जैसे से एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, इसलिए ये लीनियर ग्रोथ है। इसका फॉर्मूला भी वही सेम जो आपका पॉलिनोमियल जो होता है वही होता है, y इज इक्वल टू ax प्लस b, जहां पर b आपका क्या है, कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। x क्या है? वेरिएबल है ना। y क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। और a क्या है? a हमारा कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट है। और यहाँ पर ax और ये b, ये क्या है? ये दोनों टर्म्स हैं,
ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, वही चीज मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दी है। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगले एग्जांपल में आप देखिए उन्होंने एक सिलेंड्रिकल टैंक का एग्जांपल दिया है हमें। सिलेंड्रिकल टैंक है, उसकी जो हाइट है वो 3 मीटर्स है, और जब समर शुरू हुआ था तो समर के शुरू में उसकी हाइट जो थी, मतलब जो वाटर फील्ड था उसके अंदर, वो 3 मीटर की हाइट तक वाटर फील्ड था, और जैसे जैसे महीने बीतते जाते हैं वो 0.5 के फंक्शन से कम होता जाता है। उन्होंने हमें यहाँ पर एक बेसिक फंक्शन दिया विच इज h इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5 t। ठीक है, क्या दिया ये h क्या है, h यहाँ पर है हाइट है ना, एंड यहाँ पर t क्या है, t है मंथ्स, है ना, टी मंथ्स है। अब यहाँ पर जैसे जैसे महीने बढ़ेंगे, है ना, जैसे जैसे महीने बढ़ेंगे, अब जैसे सेम महीने में कुछ कम नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही एक महीना हो गया, एक महीना जैसे ही बीता, ठीक है, एक महीना जैसे ही बीता, यानी कि एक महीना, यानी टी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तो यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इज इक्वल्स टू 0.51, यानी कि ये आपके लिए एच की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2.5। सही बात है, 2.5 मीटर्स हो जाएगी। कम हुआ, एच टी की वैल्यू बढ़ी, एच की वैल्यू कम हो रही है। अगेन अगर आप टी की वैल्यू जो 2 रख देंगे 1 की जगह पर, तो h इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5, और t की वैल्यू 2 है, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा, माइनस 3 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब क्या हुआ, t की वैल्यू बढ़ी, h की वैल्यू फिर कम हो गई। अगेन आप यहाँ पर t की वैल्यू अगर 3 रख दोगे तो h इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5 इंटू 3, ये हो जाएगा 1.5, 1.5 आप 3 में माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5। t फिर से बढ़ा और h फिर से कम हुआ। ये क्या हो रहा है, एक जगह पर आपने देखा था कि जैसे से एक वेरिएबल बढ़ रहा था दूसरा कम, दूसरा भी साथ साथ बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या आप देखते हो, यहाँ देखते हो कि एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है। तो जो एक वेरिएबल के साथ दूसरा वेरिएबल जब इंक्रीज होता है उसे हम कहते हैं लीनियर ग्रोथ। ठीक है, वैसे ही जब यहाँ पर एक वेरिएबल के साथ दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, डीके हो रहा है, तो हम उसको कहते हैं लीनियर डीके। क्या कहते हैं, लीनियर डीके कहते हैं, क्योंकि वो भी वेरिएबल उसके साथ कम होता जा रहा है ना। लीनियर डीके का मतलब क्या होता है, मींस लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ एनी एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 1, इट कैन मॉडल लीनियर डीके व्हेन द वेरिएबल्स कोफिशिएंट इज नेगेटिव। ठीक है, जो आपका कोफिशिएंट है किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का, अगर वो नेगेटिव में है, यानी अगर वो माइनस में है, तो उस केसेस में लीनियर पॉलिनोमियल्स में जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, एक वेरिएबल बढ़ेगा दूसरी कम हो जाएगी, तो वो लीनियर डीके है। यहाँ पर केस में जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो पॉलिनोमियल होने वाला है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होने वाला है। क्या होने वाला है, नॉट इक्वल्स टू जीरो होने वाला है ना, तो वो जीरो नहीं है, लेकिन जो ए होने वाला है वो लेस देन जीरो होने वाला है। जीरो के इक्वल नहीं है, लेकिन लेस देन जीरो है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो आपकी वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी, और इसीलिए वो डीके हो रहा है ना। तो इसको आप समझ गए। चलिए आगे देखिए। अब आगे हम देखने वाले हैं बच्चों, ग्राफ्स देखने वाले हैं कि ग्राफ्स क्या होते हैं, और ग्राफ्स को यहाँ पर हम प्लॉट कैसे करने वाले हैं। अब पहले आपने जो फर्स्ट चैप्टर देखा था उसमें भी आपने बहुत सारे ग्राफ प्लॉट की, क्योंकि वो तो अपने आप में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ना है, ग्राफ्स को कैसे प्लॉट करना है उसी चीज के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना था। ठीक है, अब यहाँ पर भी ग्राफ प्लॉट्स करने पड़ रहे हैं, क्यों, यहाँ पर भी तो एक्स एंड वाई की वैल्यूज आ रही हैं। अगर हम यहाँ पर कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल मैं आपके लिए एक इक्वेशन बनाता हूँ, एक इक्वेशन मैं आपके लिए बनाता हूँ 2x प्लस 3y और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपकी इक्वेशन बनाई। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम बहुत सारी वैल्यूज रख सकते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू रख देते हैं 1, ठीक है, x की वैल्यू 1 रखी अगर हमने, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 का प्लस माइनस का 4 यानी कि हो जाएगा माइनस का 2, माइनस 2 वहां जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2, प्लस का 2, तो ये हो जाएगी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3। कितनी हो गई 2/3। x की वैल्यू क्या थी 1, y की वैल्यू क्या आई 2/3। आप इसको अगर सॉल्व भी कर लोगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 0.66 आ जाएगी। ठीक है, अगर इसी के हिसाब से आप यहाँ पर जो है x की वैल्यू आप अगर यहाँ पर 0 रख लो, क्या रख लो, x की वैल्यू अगर 0 रख लो तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू कैसी आ जाएंगी, सेम इसमें 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यही वैल्यू बनेगी क्योंकि x का फैक्टर 0 हो गया, और 0 इंटू 2 0 अगेन, तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आएगी y की वो हो जाएगी 4/3। क्या हो रही है 4/3। 4/3 को कैसे स्टेब्लिश करोगे, आप इसको स्टेब्लिश करोगे 1.32। क्या स्टेब्लिश करोगे 1.32। अगर ये आपकी x की वैल्यू 0 है तो y की होगी 1.32। अगेन अगर हम एक वैल्यू और रख लेते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ एक वैल्यू और रखें कि x इज इक्वल टू 2 रख देते हैं, तो यहाँ पे आपके पास 2 टू 4 हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा, माइनस का 4 है इज इक्वल टू 0 है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो क्या कि प्लस माइनस अपने आप में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0/3 हो जाएगी, जो कि अपने आप में 0 है। क्या है,
अपने आप में जीरो है। तो जब हमारे पास x की वैल्यू 2 आती है तो y की वैल्यू जीरो हो जाती है, x की वैल्यू जीरो रखते हैं तो y की वैल्यू 1.32 हो जाती है। इसी वे में अगर मैं इन्हीं प्लॉट्स को ग्राफ में अगर मैं प्लॉट करने जाऊं तो कैसे प्लॉट होंगे? मैंने यहाँ पर x की वैल्यू भी 3 निकाली और x की मदद से मैंने y की वैल्यू भी 3 निकाली। मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू को पहले अज्यूम किया है ना, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे हर एक बार x की वैल्यू को अज्यूम किया कि मैं x को 0 लेता हूँ, x को 1 ले लेता हूँ या फिर x को 2 ले लेता हूँ, और उसी के बेसिस पे मैंने y की वैल्यू को फिगर आउट किया, मैंने y की वैल्यू को कैलकुलेट किया, एंड देन मेरे पास 3 x की वैल्यू जो कि अज्यूम की हुई है और 3 y की वैल्यू जो कि मैंने कैलकुलेटेड है। ठीक है, अगेन अब मैं इन्हीं वैल्यूज को जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है, अब x की वैल्यूज देखो यहाँ पर क्या होने वाली है, यहाँ पर x की वैल्यूज कैसे होने वाली है, यहाँ पर x की वैल्यू देखो 0 है, एक तो एक 1 भी है और एक 2 भी है। ठीक है, 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है, तीनों वैल्यूज यहाँ मुझे मिल गई। अब इसमें मैं y की वैल्यूज को भी पुट करके देखता हूँ, है ना। y की वैल्यू यहाँ पर एक होने वाली है, आप देखो 0.66, एक में 0 है और एक 1.32। ठीक है, पहले हम प्लॉट करते हैं, देखो 0 यानी कि x अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 2 यानी y की वैल्यू 0, यानी कि एक कोऑर्डिनेट तो आपका यहीं पे बनता है ना। क्या कोऑर्डिनेट बना? एक आपका अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0 है ना, ये आपका कोऑर्डिनेट यहाँ पर बना। क्या बना? अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0 है, तो एक कोऑर्डिनेट आपका पहला ये बन गया। दूसरा कोऑर्डिनेट आप देखो आपका क्या बना, x की वैल्यू 1 है तो आप देखो आपके पास y की वैल्यू 0.66 है। क्या है? 0.66 है। वहीं अगर आपके पास x की वैल्यू अगर आपके पास 0 आपने अगर ले ली तो आपकी y की वैल्यू हो गई 1.32। ये कोऑर्डिनेट्स आपको प्लॉट यहाँ करने हैं। x की वैल्यू आपने प्लॉट करी, पहले उसकी 2,0, दूसरी आपने प्लॉट करोगे 1.66 यानी कि लगभग जो आएगी वो यहाँ पर वैल्यू आएगी। ठीक है, एंड तीसरी वैल्यू जो है वो x की 0 पर आने वाली है ना, मतलब हाँ x की 0 पर आने वाली है और y की आने वाली है 1.32 यानी कि कुछ यहाँ पर। इसको मैं पेन चेंज करता हूँ। ठीक है, देखो 1, 2, 1.32 यहाँ। ठीक है, मैंने इन तीनों पॉइंट्स को आपको यहाँ पर ग्राफ में प्लॉट किया। आप चाहे तो मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर ग्राफ में प्लॉट हुए हैं। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, जब भी एक चीज का रूल बनाओ, क्या बनाओ आप लोग, एक चीज का रूल बनाओ, जब भी आप एक सेम इक्वेशन में, देखो मैंने वो जो 3 वैल्यूज अज्यूम की थी x की और 3 वैल्यू कैलकुलेट की थी x की y की, तो वो मैंने किसी दूसरी इक्वेशन में नहीं की, मैंने एक इक्वेशन बनाई, एक ही इक्वेशन में मैंने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को पुट किया और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज y की कैलकुलेट की, है ना। तो जब आप एक ही इक्वेशन में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज प्लॉट करोगे तो आप हमेशा एक चीज देखोगे कि जो तीनों पॉइंट्स हैं ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में बनेंगे। कैसे बनेंगे बच्चों? एक स्ट्रेट लाइन बनेंगे। जैसे अब आप इसको कैलकुलेट करने जाओगे ना, जैसे आप इसको लाइन में करने जाओगे तो आप देखोगे कि ये सब एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, देख रहे हो, ये देखो एक ये स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तीनों डॉट उस लाइन के अंदर कवर हो जाते हैं, है ना। ये मेरे तीनों डॉट हैं, वो मेरे तीनों डॉट इस लाइन के अंदर कवर हो जाते हैं, यहाँ 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 एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होंगे, वो सारे के सारे डॉट एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं। अगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आते हैं इसका मतलब है वो पॉलिनोमियल नहीं है, जो इक्वेशन जो अलजेब्रिक इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं है या तो फिर आपकी कैलकुलेशन सही नहीं है ना। इसी वे में आपको बाकी के ग्राफ्स को भी प्लॉट करना है। तो इसी तरह से आप एक्स की वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू को अज्यूम करते हो, दूसरी वैल्यू को कैलकुलेट करते हो, जब आपके पास में सेट ऑफ वैल्यूज आ जाते हैं, फिगर्स आ जाते हैं, देन आप उसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में अरेंज करते हो। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना नहीं आता, ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये आपको कोऑर्डिनेट्स बनाना नहीं आता कि उसको कॉमा में हमने क्यों लिखा हुआ है, ये हमने ब्रैकेट क्यों लगाया हुआ है, ये कॉमा क्यों लगाया हुआ है, ये एक्स की वैल्यू क्यों है और ये वाई की वैल्यू क्यों है, तो आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ने की जरूरत है। चैप्टर नंबर 1 विच इज कोऑर्डिनेट्स, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, उस चैप्टर को आप पढ़ो, उसको देखो, है ना। हमने भी वो बिल्कुल एक 23 मिनट्स का एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जो कि आपको दिख जाएगा, आप हमारे लिंक पर नीचे जाकर क्लिक कर सकते हैं, जो कि आपको पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। उसमें हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया है डीप में कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उसे लिखते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, उन्हें प्लॉट कैसे करते हैं और बाकी चीजें एक्सप्लेनेशन, जैसे कि ये वीडियो आप देख रहे हो पॉलिनोमियल का एक्सप्लेनेशन वाला, वैसे सेम वीडियो वो भी है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे आप देखते हो आपके पास एक और एग्जांपल नंबर 14। ठीक है, तो इस एग्जांपल नंबर 14 में क्या शो हो रहा है, हमें शो हो रहा है 3 इक्वेशन विच इज y इज इक्वल्स टू 1/2x और y इज इक्वल्स टू x और y इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, 3 अलग अलग इक्वेशंस है और इनमें हमने क्या करना है, सुटेबल पॉइंट्स में लाइंस ड्रॉ करनी है, यानी कि अब हमें इस पॉइंट्स का जो है ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे? अगेन वही सेम चीज, x की वैल्यू को प्लॉट करेंगे और y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। x की वैल्यू हम अज्यूम करेंगे, y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अगेन फिर से कहता हूं, x की वैल्यू को आप अज्यूम कर लो, y की वैल्यू को प्लॉट कर दो या और कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि अब मैं यहाँ पे आपको एक नया टॉपिक सिखा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ईजी वैल्यूज दे रहा हूँ। मैं यहाँ तीनों में क्या करूंगा, x की वैल्यू को 0 रख लूंगा। क्या कर लूंगा? x की वैल्यू को 0 रख लूंगा, जिसकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन में क्या करूंगा, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, इसमें मैं x की वैल्यू को अगर 0 रखता हूँ, है ना, x को अगर मैं 0 रखता हूँ तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1/2
0, तो ये y की वैल्यू क्या जाएगी, अगेन 0 आ जाएगी। ठीक है, तो एक वैल्यू मुझे मिली। अगर यहाँ x 0 होता है तो y भी 0 है। अगर इस सेकंड इक्वेशन में मैं अगेन अगर जो है y की वैल्यू x को 0 ले लूंगा तो y भी अपने आप 0 हो जाएगा, है ना, यानी y इज इक्वल्स टू 0, ये आपको मिल गया। अगेन इस इक्वेशन में भी अगर मैं x को 0 ले लेता हूँ तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 विच इज y इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तीनों इक्वेशंस में देखो मैंने x की वैल्यू को सेम रखा था, इक्वेशन अलग अलग थी लेकिन y की वैल्यू भी 0 आएगी। तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, है ना, यानी कि जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो देखो हम x, y के फॉर्म में लिखते हैं, यानी सबसे पहले x की वैल्यू फिर आती है y की वैल्यू। उस केस में x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 0। यहाँ x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, इजी तीनों के कोऑर्डिनेट्स बने 0 0 0। अब आपकी एनसीईआरटी जब आप देखोगे तो एनसीईआरटी में आपको कुछ ऐसा पेज दिखेगा, पेज नंबर 30। ठीक है, पहली क्वेश्चन देखो यही इक्वेशन है आपकी, है ना, आप देखो पॉइंट यहाँ 0,0 से पास ऑन हुआ है। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन देखो y इज इक्वल टू 0, दूसरी में भी देखो 0,0 से पास ऑन हुआ है। तीसरी क्वेश्चन देखो y इज इक्वल टू 2x, यहाँ भी देखो 0 से पास ऑन हुआ है। तो जब भी हम ऐसे कोऑर्डिनेट्स को अलग अलग ग्राफ यानी अलग अलग इक्वेशंस हम देखते हैं, अलग अलग इक्वेशंस तीनों सिमिलर फॉर्म से पास हो रही हैं, है ना। अब आप यहाँ देखो कि इसका ग्राफ अलग बन रहा है, फिर इसका ग्राफ थोड़ा सा ज्यादा ऊपर की तरफ टिल्टेड है और इसका बिल्कुल ही बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे टिल्टेड है ना, ऐसे ऊपर की तरफ भग रहे हैं। तो ये ग्राफ्स अलग अलग है ना, क्योंकि इनके इक्वेशन अलग अलग है, तीनों इक्वेशंस ही अलग अलग आ रही हैं, लेकिन इसका एक पॉइंट ऐसा है, क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा है जो सेम पॉइंट से पास हो रहा है विच इज ओरिजिन। हर इक्वेशन में ऐसा नहीं होता, कुछ सिलेक्टिव इक्वेशंस ही होती है जिनमें ऐसा होता है और वही हमने आपके लिए एग्जांपल में ली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर उन्होंने ऊपर की तीनों इक्वेशंस को उठा करके यहाँ एक ही इक्वेशन में डाल दिया है ना। ये तीनों इक्वेशन के अलग अलग ग्राफ थे, इन्हीं तीनों ग्राफ्स को उठा के उन्होंने एक ही ग्राफ में डाल दिया है। तो अब आप देख लो, ये वाला ग्राफ है किसका, y इज इक्वल टू 2x का, ये वाला y इज इक्वल टू x का और ये वाला y इज इक्वल टू हाफ x का। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन उन्होंने एक में बना दी। आप देख रहे हो कि तीनों के कोऑर्डिनेट्स जो स्ट्रेट लाइन है वो अलग अलग बन रही हैं। ऐसे ही इन्होंने हर इक्वेशन में 3 पॉइंट्स को अज्यूम किया और 3 पॉइंट्स को कैलकुलेट किया एंड 3 पॉइंट्स को वैल्यू रख करके एक स्ट्रेट लाइन बना दी। ठीक है, तीनों की स्ट्रेट लाइन अलग अलग थी, बिल्कुल थी, लेकिन इनका एक पॉइंट हमेशा से कॉमन था जो कि उनका पॉइंट सेंटर यानी ओरिजिन में था। ठीक है, तो इसी चीज को जब भी अलग अलग इक्वेशन में एक पॉइंट जाकर के एक पॉइंट कॉमन पॉइंट आ जाए, तीन अलग अलग इक्वेशंस की वैल्यू में एक कॉमन पॉइंट आ जाए, क्या आ जाए, आपको हमेशा एक कॉमन पॉइंट ढूंढना है इन डिफरेंट इक्वेशंस। किसमें, डिफरेंट इक्वेशंस, अलग अलग इक्वेशन में एक कॉमन पॉइंट मिल जाता है तो उसको हम कहते हैं क्या, स्लोप। क्या कहते हैं, स्लोप। क्यों, स्लोप ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। ये जो ग्राफ हमने बनाया ना, ये ग्राफ को हम स्लोप ही कहते हैं, है ना, ये ग्राफ को हम स्लोप ही कहते हैं। और इसके भी देखो फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होने वाला है सेम पॉलिनोमियल की तरह होने वाला है। और अगर देखो स्लोप में एक चीज देख लो, अगर इस फॉर्मूले में एक जो है वो क्या है, स्लोप है, ये क्या है, स्लोप, जिसको आपने यहाँ पर कोफिशिएंट कहा था, क्या कहा था आपने, इसको यहाँ पर क्या कहा था, कोफिशिएंट कहा था, वो कोफिशिएंट ही एक्चुअल में स्लोप है। अगर a 0 से बड़ा है तो आपका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, a 0 से छोटा है तो आपका स्लोप जो है नेगेटिव होने वाला है। और अगर a जो है वो 0 है तो उसको हम बोलेंगे क्या, जीरो स्लोप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जीरो स्लोप बोलेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका जो चैप्टर होता है बच्चों वो फिनिश होता है, हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। वैसे ही एक शॉर्ट फॉर्म में एक फास्ट रिवीजन आपके लिए, जिससे कि आप एक वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कवर कर पाए विद डिटेल, हर एक फॉर्मूला, हर एक थ्योरी, पूरी एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स जो मेन थे हमने कवर किए, हर एक पॉइंट को कवर किया है, हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों के लिए। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे जिससे कि आपको जो है काफी इजी पड़ेगा। हमने यहाँ पर आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और इसी के साथ जो अगली वीडियोस आएंगी बच्चों, वो अगली वीडियोस इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस की आएंगी 2.1 से लेकर 2.6 तक, और इसके साथ में सारे एंड ऑफ चैप्टर के एक्सरसाइजेस भी। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमें लाइक कीजिए एंड आपके कोई भी सजेशंस हो तो वो हमें कमेंट्स में लिख के बताइएगा। एंड आई होप यू डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ माय फैमिली, एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज वॉच ऑल द वीडियोस एंड शो योर लव। थैंक यू सो मच।